हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द बिजनेस लॉ। और बहुत सारे बच्चों को होता है कि एक ही वीडियो के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वैसे इस चैप्टर को मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर किया है, तो बट इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थॉरली, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउन कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1 जो है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बिजनेस लॉ 1 जो है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर दी BCom स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर दी BBA स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है टू डू समथिंग और नॉट टू डू एन एक्ट। कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है किसी चीज़ को करने के लिए और किसी चीज़ को ना करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एग्रीमेंट आ जाते हैं जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जहाँ पे लीगल रेमेडी जो है पार्टीज़ के पास अवेलेबल होती है। अगर एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर जा सकती है, उस पर मुकदमा ठोक सकती है। तो सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कि जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा हम इन्फोर्स कर सकते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉलोमन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट। क्या करता है ये? पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। फ्रेडरिक पॉलिक के मुताबिक एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस जो कि लॉफुली इन्फोर्सिबल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ, कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वहाँ पे ये प्रॉमिस हो जाता है। और प्रॉमिस जो है अगर सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन देन इट बिकम्स एग्रीमेंट। तो सेकंड कंडीशन है कि इट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कि हम अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो वहाँ पे हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। पार्टी की जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता तो ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये लॉ के द्वारा हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट को सेक्शन 2E डिफाइन करता है। एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे A B को कहता है कि तू मेरी पिक्चर पेंट कर दे, मैं उसके बदले में 200 दूंगा। तो यहाँ पे A ने B को ऑफर दी है कि मेरी पिक्चर पेंट कर दे, उसके बदले में वो क्या देगा? उसको 200 देगा। और B A की पिक्चर पेंट करेगा और उसके बदले में उसको 200 मिल जाएगा। तो 200 में वो A की पिक्चर पेंट कर देगा। तो कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है कि जो पार्टीज टू द एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट मैटर को सेम सेंस के अंदर अंडरस्टैंड करे एट द सेम टाइम। जैसे A जो है अपनी फिएट कार जो है सेल करना चाहता है, बट B सोचता है कि ये सेंट्रो कार मुझे सेंट्रो कार की ऑफ़र दे रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है सेम नहीं इंटरप्रेट करे, तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम नहीं है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? ऑफ़र दी जाती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है बिना किसी कंडीशन के, तो ये प्रॉमिस बन जाता है। इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, के बदले में क्या मिल रहा है? जैसे B को प्रॉमिस करता है मैं तेरी पिक्चर पेंट करूँगा, तो मुझे बदले में 200 देना। तो प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, और वो जो एग्रीमेंट है अगर वो लीगली इन्फोर्सिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सिबल है, तभी वो जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है अगर उसको कोई पार्टी ब्रीच करती है तो उसके पास लीगल रेमेडी होती है। अगर जैसे मैं किसी को कहूँ कि मैं अपना घर जो है 50 लाख का आपको 10 रुपीज़ में सेल करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप की, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसी तरह ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट देयर एग्रीमेंट। देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी।
एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाता है। जैसे ए बी को खाने पे बुलाता है और कल को खाना ऑफर ना करे तो बी जो है कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। ऑल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दोज एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के अंदर इन्फोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लीगल रेमेडी है। तो एग्रीमेंट जो है वाइडर है। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट दे आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एग्रीमेंट उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिनके अंदर सेक्शन 10 के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाता है। और अगर एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स करना है तो उसके अंदर सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। Section 10 of the Indian Contract enumerates 5 points that are essential for valid contract. All agreement their contract if they are made by the free consent of the parties, जिसको मैं आगे चल के explain करूँगी. The party should be competent to enter into contract and there should be lawful consideration, lawful object, और वो जो agreement है वो law के द्वारा जो है they are not declared to be void. In terms of Section 10 of the Act, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to enter into contract for lawful consideration and if they lawful object or not essential declared to be void. Section 10 जो है that is not completely exhaustive. There are certain other section which also contain requirement for agreement to enforceable. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि what are the essential elements of the वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व 2 पार्टीज, एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। नेचुरली यहाँ पे अगर एक ही पार्टी होगी तो वो अपने आप को ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको तो अपने आप ही एक्सेप्ट करेगी तो नहीं। तो यहाँ पे 2 पार्टी, कम से कम 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है नेचुरल पर्सन, जैसे राम श्याम गीता, ऐसे हो सकता है। और इस तरह से भी हो सकता है कि जो पर्सन है जिनकी लीगल असिस्टेंस है, जैसे कंपनी है, कोई फर्म है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। जैसे गुजरात वर्सेस रामलाल एंड कंपनी के केस में हुआ था कि पार्टनरशिप डिसोल्यूट हुई थी, तो एसेट जो थे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए गए। सेल टैक्स ऑफिसर कहता है कि भाई मैं तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर सेल टैक्स लगाऊंगा कि ये पार्टनर्स के अंदर सेल है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये सेल नहीं है, यहाँ पे पार्टनर जो है ज्वाइंट ऑनर है और वो आपस में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायर और सेलर नहीं है, तो यहाँ पे सेल टैक्स नहीं लगेगा। लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो जो हमारी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है वो लीगली परमिटेड होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए और लॉफुली ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुझे अपनी बाइक 50,000 में सेल करना चाहता हूँ और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड ऑफर है और लॉफुल ऑफर है, लॉफुल एक्सेप्टेंस है। बट अगर ए बी को कहता है कि चलो हम डकैती करते हैं, तो ये अनलॉफुल ऑफर है, क्योंकि डकैती डालना, किसी को नुकसान देना, ये जो है कि चलो हम मिलके सी के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टीज़ की यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो कोर्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होते, वहाँ पे कोई लीगल रेमेडीज़ नहीं होती। जैसे आपने किसी को चाय पे बुलाया और चाय नहीं पिलाई तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। उसी तरह क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बालोफर वर्सेस बालोफर, जो कि फेमस केस है। मिस्टर बालोफर जो है वो सेलॉन के अंदर एम्प्लॉयड थे, उनकी वाइफ मिसेस बालोफर बीमार होने की वजह से उनके साथ इंग्लैंड नहीं जा सकी, तो और वो मतलब सॉरी मिसेस बालोफर की बीमार होने की वजह से वो इंग्लैंड में ही स्टे की, वो सेलॉन में नहीं जा सकी अपने हस्बैंड के साथ। तो मिस्टर बालोफर ने कहा कि ठीक है भाई तू ना चल, मैं तुझे हर मंथ जो है 30 पाउंड जो है प्रोवाइड करूँगा। बट मिस्टर बालोफर जो था वो भूल गए, वो उन्होंने नहीं दिया अमाउंट। मिसेस बालोफर ने उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की कोई लीगल अटेंशन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन होने, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे बदले में हमें क्या मिल रहा है। जैसे ए जो है वो बी की पिक्चर पेंट करता है तो बी उसको बदले में 200 देता है। अब बी ने ए को 200 दिया है तो उसके बदले में उसने उसकी पिक्चर पेंट कर दी है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न। जैसे मैंने अपनी बाइक सेल की है 50,000 में,
बी के पास बाइक चली जाती है, मेरे पास 50,000 आ जाता है, तो बदले में क्या मिल रहा है, तो इसको हम लॉफुल कंस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये कंस्ट्रेशन लॉ के द्वारा परमिटेड होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। लॉ ये नहीं देखता कि कंस्ट्रेशन इनएडिक्वेट है। अगर मैं अपनी कोई चीज़ 1 लाख की 40,000 में सेल कर दूं तो लॉ को कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट कंस्ट्रेशन का होना एसेंशियल है। जो ग्रेशियस प्रॉमिस होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते, जिसका मतलब होता है कि जिसके बदले में, जैसे आप किसी का काम करते हो लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते, तो यहाँ पे कंस्ट्रेशन नहीं है। तो कंस्ट्रेशन मस्ट बी लॉफुल, ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बी को कहता है कि मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब दिला दे, तो यहाँ पे भी क्या है कि अनलॉफुल कंस्ट्रेशन नहीं है। और उसी तरह एग्रीमेंट विदाउट कंस्ट्रेशन जो है वॉइड है, बट उसकी कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम आगे जाके करेंगे। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, ए बी को कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दे, और ए जो है प्रॉमिस करता है बी के साथ कि मैं तुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा, और बी उसको कहता है कि मैं तुझे 10,000 दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो कंस्ट्रेशन है, वो अनलॉफुल है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के जो पार्टीज हैं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 जो है डिफाइन करता है हु आर द पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो पर्सन है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। और मेजर का मतलब होता है कि जो, जैसे इंडिया के अंदर हमारे 18 ईयर्स हैं, और दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। माइनर, लुनेटिक, इडियट एंड ड्रंकर्ड पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। और उसी तरह फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टीज़ ने अपनी इच्छा से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने किसी को फोर्स नहीं किया। कंसेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे जब दो पार्टीज़ हैं जो वो एग्रीमेंट करती हैं, तो सब्जेक्ट मैटर को सेम वे में इंटरप्रेट करती है सेम टाइम पे। अगर वो नहीं करते तो हम कहते हैं कंसेंट नहीं है। सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्री तभी होगा अगर वो कोहर्शन, जिसके अंदर हम किसी को डरा धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो वीक माइंड को डोमिनेट करता है, फ्रॉड करते हैं या मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं या मिस्टेक करते हैं। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉज बाय कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो यहाँ पे जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है तो वहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल होता है। तो कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है कि दोनों पार्टी का जो माइंड है वो सेम उस वे चीज़ को इंटरप्रेट करे। अगर वो सब्जेक्ट मैटर को सेम वे में इंटरप्रेट करते हैं सेम टाइम पे, तब हम कहते हैं कि कंसेंसस एड आइटम है। जैसे ए अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता है, बट बी सोच रहा है कि वो अपनी रेड स्टीम कार सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम मिसिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसका उद्देश्य जो है लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेक्शन 23 डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट जो है फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ फ्रॉड या किसी को इंजरी देता हुआ या प्रॉपर्टी को या कोर्ट को लगता है या इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कि जैसे 4 फ्रेंड्स मिलकर सोचते हैं कि बैंक को लूटते हैं, फिर आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो फॉरबिडन बाय लॉ है। और उसी तरह एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, इन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि जिसको लॉ ने कहा कि भाई ये तो एग्रीमेंट वॉइड है, जैसे माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है। तो सेक्शन 23 to 30 जो है कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसको लॉ ने सीधा ही कहा है कि ये एग्रीमेंट जो है वॉइड है, यहाँ पे कोई लीगल रेमेडी नहीं है। अनलॉफुल एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट किसी की मैरिज के अंदर रुकावट डालते हैं, ट्रेड के अंदर रुकावट डालते हैं, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर रुकावट डालते हैं, अनसर्टन एग्रीमेंट है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये सारे जो एग्रीमेंट है दे आर डिक्लेयर टू बी वॉइड। Certainty of meaning. According to 29 of the Contract Act, the terms of the agreement must be precise and certain. वेग नहीं होनी चाहिए। अगर ए जो है बहुत सारे ऑयल के अंदर डील करता है तो वो बी को कहता है कि आई विल सप्लाई यू 100 टन ऑफ ऑयल, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा ऑयल, किस क्वालिटी का ऑयल वो सेल करना चाहता है। बट अगर वो कोकोनट ऑयल, जैसे वो एक ही तरह के ऑयल में डील करता है, तब वो कह सकता है कि मैं तुझे 100 टन ऑफ ऑयल, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के ऑयल के अंदर वो करता है। तो मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। और उसी तरह जो
एक्ट है इसके अंदर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ना तो फिजिकली ना लीगली, तो तभी इसको लीगल के अंदर लॉफुली इन्फोर्स नहीं कर सकते। कि एग्रीमेंट अगर हम कहें कि दो पैरेलल लाइंस को हम मिला देंगे, एक डेड बॉडी के अंदर जान डाल देंगे, तो ये जो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये एग्रीमेंट जो है वॉइड है। लीगल फॉर्मेलिटी, इफ द रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटी आर नॉट कैरिड आउट, द एग्रीमेंट शैल नॉट मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है तो या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, या वॉइड है, या इलीगल है, या अनइन्फोर्सेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और कई एग्रीमेंट के अंदर हमें लीगल फॉर्मेलिटी जैसे रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। जैसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन और प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिडिटी के लिए इट मस्ट बी इन रिटन एंड इट शुड बी साइंड एंड अटेस्टेड बाय द विटनेस, और अगर लॉ कहता है कि रजिस्टर होना चाहिए तो रजिस्टर भी होना चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। तो 3 वे से हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, वैलिडिटी के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, और उसी तरह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, void contract, voidable contract and unenforceable contract। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके अंदर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एग्रीमेंट है, लीगली इन्फोर्सेबल है और सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसको सेक्शन 2J जो है डील करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब ये वैलिड था, लेकिन बाद में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये वॉइड हो जाता है। जैसे ए जो है कॉन्ट्रैक्ट टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम जो है फॉरेन कंट्री, ए जो है मतलब एक विदेशी मतलब जो ए कॉन्ट्रैक्ट टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, बाद में दोनों देशों के बीच में, जैसे मान लो इंडिया ने दूसरे देश से चीज़ें इंपोर्ट करनी है, लेकिन वहाँ पे इंडिया और दूसरे देश के अंदर वॉर लग जाती है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाता है। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेक्शन 2J डील करता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर लीगल इफेक्ट नहीं होता, नल एंड वॉइड हो जाता है, बाद में ये बनाया जाता है तब ये वैलिड होता है, और ये जब इन्फोर्सेबल होता है तब ये वॉइड हो जाता है, क्योंकि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है जिसकी वजह से ये वॉइड हो जाता है। और अगर जैसे हमारा दूसरे देश के नागरिक के साथ किया है, अगर वहाँ पे हमारे यहाँ वॉर लग जाता है तो ये इलीगल हो जाता है। तो इसी तरह देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर पब्लिशिंग द बुक ऑफ ए, आफ्टर फ्यू डेज ए की डेथ हो जाती है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उसी तरह वॉइड एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, जिसको सेक्शन 2G डील करता है। द एग्रीमेंट जो लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं है वो वॉइड होता है। जैसे माइनर के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो नल एंड वॉइड होता है। एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होता है। एग्रीमेंट बाय पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे साउंड माइंड के हैं या पागल हैं। और इसी तरह जब बायलेटरल मिस्टेक होती है, जैसे ए सोचता है कि मैंने इसको रेड मारुति कार सेल करनी है और बी सोचता है कि इसने मुझे अपनी रेड फिएट सेल करनी है, तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और जहाँ पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है, और जो स्पेसिफिक एग्रीमेंट जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है तो वो जो है वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसको सेक्शन 2I डील करता है, देखो यहाँ पे वॉइडेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, और जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती वो चाहे तो इसको वॉइड जो है डिक्लेयर करवा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड एंड इनफोर्सेबल जब तक कि एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जब तक कि वो इसको कैंसिल आउट नहीं करती।
तो ये यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पे पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो इसको कैंसिल कर सकती है या इसको अफर्म भी कर सकती है। जैसे ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 टू बी, ए की कनपटी पे गन रख के जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया है। तो अगर ए चाहे, क्योंकि एक ग्रीव्ड पार्टी है जिसके कंसेंट फ्री नहीं है, वो चाहे तो इसको वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सेट असाइड कैंसिल किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है अगर अग्रीव्ड पार्टी चाहे, और उसी तरह जब तक इसको सेट असाइड नहीं किया जाता तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीव्ड पार्टी जो है इसको अवॉइड कर सकती है, अगर अवॉइड करती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डैट कम्स टू एन एंड। और अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई लॉस सफ़र किया है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है तो वो वापस उसको करना पड़ेगा। इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल या अनलॉफुल है अगर उसका कंस्ट्रेशन या ऑब्जेक्ट जो है लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, अगर वो एग्रीमेंट फ्रॉड करने वाला है या किसी पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। जैसे ए जो है बी को किराए पे मकान देता है ताकि वो गैम्बलिंग कर सके, उसको पता है कि ये इमोरल पर्पस के लिए है, तो ये एग्रीमेंट जो है वॉइड अब इनिशियो है, इसके अंदर कोई उसके पास लीगल रेमेडी नहीं आएगी। तो इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जो कि बेसिक पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है और जिसके अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रोहिबिटेड होती है। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं नल एंड वॉइड होता है। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो नॉट नेसेसरली इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट जो होता है वो कोलेटरल ट्रांजेक्शन को भी इफेक्ट करता है। जैसे ए ने बी से ई ने जो है कुछ चीज़ें स्मगल करनी है अपने देश से, तो वो बी से पैसे उधार लेता है ताकि चीज़ें जो है खरीद सके, उनको स्मगलिंग कर सके। तो जो उसने बाद में पैसे उधार लिए हैं वो जो है कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, तो वो भी वॉइड होती है। तो सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल लॉ इज़ वॉइड। जैसे कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है और इलीगलिटी इस एग्रीमेंट की जो है इसको वॉइड कहला देती है। इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल नहीं होते। जैसे ए जो है बी से 20,000 बोरो करता है और ए ने जो है दुश्मन देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जो प्रोहिबिटेड गुड्स होती हैं उनको इंपोर्ट करना है, तो वो इसी देश के लिए बी से लोन लेता है। तो ये जो बी से उसने लोन लिया है ये भी क्या है, वॉइड होगा, क्योंकि ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जब मेन ट्रांजैक्शन वॉइड है तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल, जो अगर पहली ट्रांजैक्शन इलीगल है तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी जो है वो जो है। और उसी तरह अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से जो है परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जैसे प्रॉपरली साइन नहीं है या प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट जिसके अंदर स्टैम्प लगना ज़रूरी है तो वो स्टैम्प होनी चाहिए, अंडर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, तभी वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर जो है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली एग्रीड, चाहे बोल के चाहे लिख के, जैसे ए बी को ऑफर देता है कि आई वांट टू सेल माई बाईसाइकिल फॉर ₹1,000, तो ये बोल के उसने को ऑफ़र दी है, बी ने इसको बोल के एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा भी, जिसको हमने अगर मतलब तो ये क्योंकि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशन को ऑरली या लिखित रूप के अंदर एक दूसरे को एक्सप्रेस किया है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिसेस मेड इन वर्ड्स और प्रोमिसेस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो पार्टीज़ के अंदर इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मीन्स यूज़ करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल्स आ जाती हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स आ जाते हैं, टेलीफोन्स आ जाते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हमें पार्टी के कंडक्ट से या एक्ट से होता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ जाते हो, वहाँ पे चाय मंगवा के पीते हो, तो अब चाय मंगवाई है तो आपको जो है पैसे देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे बस जा रही है दिल्ली की तरफ जा रही है, उसमें आप पर चढ़ जाते हो तो आपको दिल्ली का किराया देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहेवियर ने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया कि आप बस के अंदर बैठ के, तो अब आपको टिकट जो है लेनी पड़ेगी, टिकट के पैसे देने पड़ेंगे।
कंस्ट्रक्टिव और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। यहाँ पे पार्टीज़ को कोई इंटेंशन नहीं होती, बट ये लॉ द्वारा इम्पोज करता है। जैसे ए जो है बी के घर जाता है, वहाँ पे अपनी चीज़ें जो है भूल आता है, तो बी उनको यूज़ कर लेता है, तो अब बी को ए को पैसे देने पड़ेंगे। और उसी तरह अगर किसी को खोई हुई चीज़ मिल जाती है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो उसके ट्रू ऑनर को रिटर्न करे। कंस्ट्रक्टिव और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, नाइदर बाय वर्ड स्पोकन, ना है उसको लिखित रूप से और ना ही पार्टीज से कंडक्ट से इम्प्लाई कर सकते हैं, इनको लॉ के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स साइलेंट, यहाँ पे ना तो कंडक्ट, मतलब यहाँ पे हम कंडक्ट से ही पता चल सकता है, ना लिखित में, ना जो है ना बोल के। जैसे हम एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं या ऑक्शन सेल के अंदर, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है जब हैमर ऑफ द फॉल जो है टेबल को स्ट्रक करती है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आगे दो टाइप के हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे सारा काम हो चुका है, किसी भी पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू नहीं है, बोथ द पार्टीज दे हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी है, बी ने उसके पैसे दे दिए हैं। एग्जीक्यूटरी के अंदर क्या होता है कि अभी जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देती है, जैसे ए बी की पिक्चर पेंट कर देता है बट बी ने अभी पैसे नहीं दिए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दोनों पार्टीज़ की जो ऑब्लिगेशन है वो रहती है, ना तो ए ने पिक्चर पेंट की है, ना ही बी ने पैसे दिए हैं।